नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास पेशकश में। मैं हूं लीना शर्मा। राजनीति किसी भी समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आमतौर पर लोग और खासकर युवा इसके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। लेकिन राजनीति ही एक अहम जरिया है जिससे व्यवस्था में बेहतर बदलाव किए जा सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के मकसद से राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं को भारतीय छात्र संसद पिछले कुछ सालों से एक मंच मुहैया करा रहा है। आखिर है क्या ये भारतीय छात्र संसद और क्या है इसकी खासियत और मकसद? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि नौजवान जिधर चलते हैं जमाना उधर ही चलता है और बदलाव की शुरुआत युवाओं से ही होती है। युवा जानते हैं कि कैसे एक होकर समस्याओं के समाधान और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। और बात जब देश और समाज के निर्माण और विकास की हो तो इसमें युवाओं की भागीदारी के बिना यथास्थिति में बदलाव की उम्मीद बेमानी होती है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के अलावा राष्ट्र निर्माण के मकसद से 2011 से भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे मिलकर हर साल भारतीय छात्र संसद का आयोजन कर रहा है। भारतीय छात्र संसद में देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने या सक्रिय राजनीति को अपनाने के बारे में जागरूक किया जाता है। भारतीय छात्र संसद के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 राज्यों के 450 विश्वविद्यालयों से कॉलेज स्तर पर छात्रों को अलग अलग चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें से करीब 10,000 छात्र ही इस वार्षिक सम्मेलन में भाग ले पाते हैं। भारतीय छात्र संसद का मकसद राजनीति और नेतृत्व करने की चाहत रखने वाले छात्रों को लोकतंत्र और समाज की सेवा के बारे में पढ़ाना और सिखाना है। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि राजनीति का प्रशिक्षण देने का भारत का पहला संस्थान, और उसी के पेट से ये ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई जिसका नाम है भारतीय छात्र संसद। इसको एक व्यापक स्वरूप बनाने के लिए कि एक लार्जेस्ट क्लासरूम ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस। सभी क्षेत्र में लोगों को जाना है। राजनीति में लोग जनरली कौन जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि अगर मतलब मास की अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लिए भी लाइसेंस चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो राजनीति में अगर आना है तो मुझे लोगों ने बोला कि भाई पढ़ लिखे नहीं आप, पढ़े लिखेंगे नहीं आप, तो इसका मतलब है राजनीति में काम नहीं कर सकते क्या? मैंने सिंपल मेरा सवाल पूछा कि आप अगर राजनीति की रुचि रखते हैं, आपका एक रूरल विजडम है, वो मैं मानता हूँ, बट उसके साथ अगर ये एकेडमिक जोड़ उसका हो गया, लीडरशिप का ट्रेनिंग की बात। भारतीय छात्र संसद के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न दलों के राजनेता, केंद्रीय मंत्री, विधिक जानकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई युवा प्रतिनिधि दिए गए विषय पर विचार और विश्लेषण करते हैं। इस तरह एक युवा आंदोलन के चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में युवा एक उम्मीद लेकर आते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित हुए 10वें भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का मंच है कि असहमति पर भी सहमत रहिए, लेकिन जनमत का सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए गरीबी और अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के लिए उदाहरण बताते हुए छात्रों से राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी बराबर रुचि लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 20 फरवरी को भारतीय छात्र संसद सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर युवाओं से कहा कि वो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव से लड़ने के लिए आगे आएं। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे भारत के इतिहास, विरासत, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में अच्छी समझ विकसित करें और इसके साथ ही समाज सुधारकों द्वारा लाए गए आमूलचूल परिवर्तन के बारे में भी जानें। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि राजनीति लोगों की भलाई और सामाजिक आर्थिक बदलावों के जरिए देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि युवाओं, छात्रों, शिक्षित और जागरूक नागरिकों को
राजनीति में अर्थपूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। हमें राजनीति समेत जीवन के हर क्षेत्र को मिशन के रूप में लेना चाहिए। शुरुआत में आजादी का समय, आजादी के बाद भी राजनीति को एक मिशन के रूप में देखते थे। ये दुर्भाग्य है, धीरे धीरे हमारा देश का राजनीति में कुछ मात्रा में मिशन के जगह कमीशन भी आया और लोग रिमिशन देना शुरू किया और ओमिशन करना भी शुरू किया। इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। पॉलिटिक्स वाज कंसिडर्ड एज ए मिशन and of late some people started making it a commission and giving some remission and doing some omission, leaving the passion for the nation. So now the time has come again for all of us, particularly the younger generation, to join politics in a big way. Politics is not only contesting elections. Politics is part of a public life where you take interest in the country's affairs, be political, be economic, be social, be cultural. All these aspects, they require attention by the younger generation. Politics is a vehicle for serving the people, bringing about the desired socio-economic change, taking the country to new levels of development and strengthening the foundations of democracy. This is where young students, educated and informed citizens should engage more to have a meaningful political participation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वो विभिन्न मंचों पर चर्चा के स्तर में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में सदस्यों को लोगों के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से संविधान सभा में हुई बहसों तथा समय समय पर संसद में प्रख्यात सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को समृद्ध करने को कहा। The youth should first try to read, understand, analyze, and then start making their choice before doing anything. We must also read, youngsters, the life and great teachings and preachings of the great people. Their teachings and preachings. Read the reforms undertaken by various great social reformers. We are talking about Gyaneswari Sarkar. All the reforms that have come in India is not because of foreigners. It's because of our own social reformers from time to time. And they have shown the way also to the world. So please read their life and you will get proper light. And then you will also understand the essence of our system and philosophy. That's my second advice. Third one is, please also read the debates and discussions in the Parliament and Assembly present, and the great contribution made by great parliamentarians from time to time. You have so many had also. So if you read that, one of the secrets of my reaching these heights, coming from a very ordinary, humble background, is I used to read the contributions made by all great parliamentarians and politicians of different ideology. Here the left or the right, but look always straight. That's my advice to all of you. You have to so-called the views of different sides, but analyze what is right and move straight. That will take you to further heights. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा का प्रोत्साहन करते हुए कहा कि भाषा और विचार दोनों एक साथ चलते हैं और इसीलिए सभी को अपनी अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए।
लेकिन साथ में ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच भारत के विकास में शामिल होनी चाहिए। 10वीं भारतीय छात्र संसद के दौरान जनसंख्या और गरीबी, भारत और उभरती विश्व व्यवस्था और भारत 7 दशक विषय के अलावा जाति से वर्ग या वर्ग से जाति विषय पर भी चर्चा हुई। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और जाति पर हो रही राजनीति और उससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने भी प्रतिनिधियों से अपने सवाल किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वीं भारतीय छात्र संसद के दौरान 4 दिन के कार्यक्रम में 8 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबी और भूखमरी खत्म करने से लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद और अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। जाति से वर्ग या वर्ग से जाति और हम सब वास्तव में कहां जा रहे हैं विषय पर हुई चर्चा में शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भारतीय संसद में किस तरह पहुंचे हैं और सत्ता पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी वक्ता को हमेशा अपने विषय के बारे में पता होना चाहिए और उसे अपनी बात तय वक्त के अंदर पूरी करनी चाहिए। जब आप एक संसद सदस्य के रूप में अपने भविष्य के बारे में, समाज और देश के और दुनिया के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तब शायद बेहतर सोच पाएंगे। और इसलिए पहली जरूरत यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कितना दूर तक देख पाते हैं, कितना दूर तक सोच पाते हैं कि जो समय हमें मिले उतने के भीतर हम अपनी बात कह पाते हैं कि नहीं कह पाते। अगर आपके पास में ये ताकत है, मुझे 3 मिनट मिला है, आप मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कोई 30 मिनट कहेगा तो 30 मिनट बोलूंगा, कोई 1 घंटे 30 मिनट कहेगा तो 1 घंटे 30 मिनट बोलूंगा। समय के आधार पर अपने भाषण के कंटेंट्स को, अपनी सोच को व्यक्त करना एक सांसद की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें कमजोरियां आपको दिखती होंगी कि कोई अपना समय खत्म कर देता, वो घंटे बजाते रहते हो, पतला विषय पे वो आ ही नहीं पाते। इसका मतलब है कि आप विषय पर के बारे में या तो जानते नहीं है या आपने लक्ष्य तय नहीं किया कि आपको कहना क्या था। चौथी बात आती है कि जब कभी हम देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो इन समस्याओं के बारे में हम किस नजरिए से देखते हैं। सामान्यतः जो हमारे जिंदगी में घटता है वह हमारा पैमाना बन जाता है, और इस बात को अगर कोई सबसे पहले खारिज करता था वो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। इस कार्यक्रम में केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म और जाति हमारे विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। केटी जलील ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि सामाजिक सुधार कार्यक्रमों से वहां बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। History of modern Kerala, for example, testifies to the fact that land reform was essential for the fullest application of social reform. The efforts of such diverse reformers in 19th century and early 20th century Kerala as Narayana Guru, Ayyangali or Poigayil Yohanan, to maintain a few, were aimed at the upliftment of social dignity and economic status, and actualized through the democratic struggles for land reforms, peasant rights and economic equality. 10वें भारतीय छात्र संसद के दौरान भारत और उभरती विश्व व्यवस्था विषय पर भी चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने विचार साझा किए और भारत के विश्व गुरु और गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत के इंजीनियर और डॉक्टर विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय मेक इन इंडिया का है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की होगी। हमारे पास विजन भी है, संघर्ष की क्षमता भी है, और इसलिए
हमारा जो युवा है, ये यंग इंडिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा निकट भविष्य में हम अपने लोगों को मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, दुनिया में ये संकल्प लेना है। करेंगे ना, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे, बढ़ेंगे ना। अभी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया, 2.5 लाख 3 लाख नौजवानों ने भाग लिया उसमें। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारी यदि ये इच्छा शक्ति होगी, हम दुनिया में नंबर 1 होंगे, नंबर 2 नहीं हो सकते। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे नए भारत की जरूरत है, नए भारत की जरूरत है। और उस नए भारत के निर्माण की दिशा में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप के रास्ते से होकर क्यों बोले कोई कि मेक इन चाइना, मेक इन जापान। 5 वर्ष के अंदर अंदर ये स्थिति होनी चाहिए, दुनिया के हर छोर मेक इन इंडिया बोले, मेक इन इंडिया बोले। देश में भुखमरी और गरीबी खत्म करने से जुड़े विषय पर भी भारतीय छात्र संसद में चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और पिछले कुछ सालों से गरीबी कम होती आ रही है और आगे भी गरीबी 0 तक पहुंच जाएगी। देश हमारा पूरा जो है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारे देश के लोगों के अंदर जो हमारी सोच है, वो सोच जो है वो सहिष्णुता की सोच है, सौहार्द की सोच है, भाईचारे की सोच है। वो सोच और वो डोर कभी कमजोर नहीं होने देनी चाहिए। आज जो है वो हम जब कर्तव्यों की बात करते हैं, हम जब देश को जो है वो समस्याओं से निजात दिलाने की बात करते हैं, तो ये बात सही है कि हमारे देश ने बहुत बड़ा, आज मैं देख रहा था जिस वक्त मैं था कि जो रिपोर्ट है वो गरीबी रेखा से के नीचे जो है वो 2014 तक जो है वो लगभग 27 करोड़ लोग थे। और आज जो है 2017 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है वो 18 करोड़ के इर्द गिर्द रह गए हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर से ये 0 होंगे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले। दुनिया का कोई, विश्व का कोई देश ऐसा नहीं कह सकता कि उसके देश में गरीब नहीं हो, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहना जो है वो एक बहुत बड़ा शर्म का विषय है। और हम इस दिशा में, कोई भी सरकार होगी, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गरीबी और भुखमरी आज भी देश के लिए गंभीर मुद्दे हैं और हर एक ग्रामीण जो शहर में नौकरी की तलाश में आता है, अपने गांव के लिए अच्छी सड़कें, बिजली और बुनियादी सुविधाएं चाहता है। साथ ही शिक्षा पर तवज्जो देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद कौशल विकास और हुनर को बढ़ावा देना होना चाहिए। इस देश के अंदर यूनियन जो मिनिस्ट्री वो कहती है कि देश में 4.69% बच्चे ही जो ट्रेंड हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, 4.68। और स्थिति क्या बनी हुई है, 52% ऑफ यूनाइटेड स्टेट, 68% ऑफ यूनाइटेड किंगडम and 75% of Germany, 80% of Japan and 96% of South Korea के आदमियों की स्किल एम्प्लॉयबल है। इस स्किल एम्प्लॉय, और हम आज की स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जहां हमारी एम्प्लॉयबिलिटी 4.65 है, 4.65। ये नौजवान पीढ़ी के नेतृत्व करने वाले लोगों को समझने की आवश्यकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करें, पर स्किल डेवलपमेंट को इंप्रूव नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो परचेज करने की कैपेसिटी नहीं मिलेगी, और परचेज करने की कैपेसिटी नहीं मिलेगी उनको तो कौन सी भूख दूर होगी और कौन सी गरीबी दूर होगी। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इसके व्यवस्था करने का काम करना होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज की सबसे ज्यादा जरूरत अच्छी शिक्षा ही है। उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय परिवार को उनके पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वो लोग आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने में तकलीफ उठाते थे। हो सकता है माता पिता खेती करते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई दुकानदारी या कोई मजदूरी करते हो और उनके पास शिक्षा नहीं थी। कहीं बिहार में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, दिल्ली में रहते हो,
उनके पास एजुकेशन नहीं थी। उस पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी, हमसे पहली पीढ़ी, उससे पहली किसी 3-4 पीढ़ी पहले, हर परिवार की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। हमारी किसी एक पीढ़ी ने तय किया था कि हम एक साइकिल बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। किसी एक पीढ़ी ने तय किया था कि हम कमरा, पूरा का पूरा फैमिली एक ही कमरे में सो जाएगी, दूसरा कमरा हम अपने घर में बाद में बनवाएंगे, पहले हम अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। जिस पीढ़ी ने जिस पीढ़ी ने जिस वक्त ये फैसला लिया, उसके बाद से उस पीढ़ी की तरक्की का रास्ता खुल गया। 10वें भारतीय छात्र संसद के समापन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित कई अन्य गणमान्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन कभी भी किसी व्यवस्था में दिया नहीं जाता, इसे एक अच्छे संस्थान की ओर से विकसित किया जाता है। Good governance is not given in any system. It has to be nurtured by carefully developing effective, accountable and efficient institutions of delivery within the broad framework of democracy, strengthening, reinvigorating and reinventing these institutions to meet the needs of the time is a continuous process. It calls for the wider involvement of civil society. It entails free and open participation in the political process by the people. It calls for ever-increasing engagement of the youth in the process of democracy. वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई कि 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत टॉप 10 में होगा। A country with 20% of the global population, youth population, cannot be satisfied with 1 or 2 medals in Olympics. Many people ask me, how many medals India will win in the Tokyo 2020? This has been a question since my childhood days. For many long period, we never had medals. After 1980 Moscow Olympics, the only gold medal, last gold medal in hockey, up to 1996, there was no medal for India. We can't accept this situation. We have to change this. That is why I have set my agenda very clear. I have a limited time with me. We are going to Tokyo 2020 Olympics. But I'm very clear, by 2028 Los Angeles Olympic, India must be in top 10. And it is a commitment. And for that, we have started the preparation. When I make an announcement, I do so only after making a concrete decision and arrangement and preparation. कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले छात्रों को अपने अपने राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति समेत दूसरी जानकारियों से अच्छी तरह वाकिफ होने की अपील की और कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ये अब आपकी जिम्मेदारी है। As we have heard, most of you are looking forward to a career to run this country. All of us here on this stage are now on our way out. And it's you who are in your way in. And it's you who are going to be eventually the shoulder the responsibility of running our states and our countries. Get to know your constituencies, get to know your people, get to know the problems of your state. Then only can you effectively represent your state in Parliament. So think of that because I've been through it, so I thought I should leave that thought with you. 10वें भारतीय छात्र संसद के आखिरी दिन भी छात्रों में बेहद उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अनेक विषयों से जुड़े सवाल प्रतिनिधियों के सामने रखे। कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों का कहना था कि उन्होंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। उन्होंने दिग्गज हस्तियों और प्रतिनिधियों के सामने अपने मुद्दे रखने का इसे एक बेहतरीन मंच बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि जो स्टूडेंट लोग हैं इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, इसमें मतलब जो भी
नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ओरिजिनल में जो प्रॉब्लम है रियल में, वो स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो बड़े बड़े नेता है जिनसे हम बात नहीं कर सकते, हम यहाँ डायरेक्टली उनसे सवाल कर सकते हैं कि ऐसा आपका ओपिनियन क्या है, आपने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब बहुत अच्छा डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक्सपीरियंस तो यही है कि हम लोग को जितने भी इश्यूज़ हैं आज के, हमें उनके बारे में जानने का, समझने का मौका मिल रहा है और हम उस पर किस तरह से अमल कर सकते हैं, उसे कैसे सुधार सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ रही हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ की आबादी बढ़ती है लेकिन 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं बढ़ सकती। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जितने भी हैं उन्हीं के सल्यूशन के लिए। दो मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे उस फील्ड में जाना है, लेकिन यहाँ के टॉपिक, यहाँ की रेलेवेंसी अच्छी है कि आगे फ्यूचर में भी अगर कोई तुमसे कोई पॉलिटिक्स की कोई भी बात बोले तो एटलीस्ट तुम उतने अवेयर हो कि तुम बता सको कि तुम भी हो यहाँ पे। अच्छा लगा यहाँ पे आके। भारतीय छात्र संसद मैंने 2015 में अटेंड की थी जब मैं पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था। तो एक ऐसा एक न्यूट्रल ये प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगा कि ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। पहली बार आ रहा हूँ और मैं उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिससे मैं राजनीति में आ रहा हूँ और मैं हर साल छात्र संघ का चुनाव भी लड़वाता हूँ, जिससे मुझे राजनीति में आने का मौका मिल रहा है और मुझे भारतीय छात्र संसद में भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन छात्रों का ये अनुभव बताता है कि भारतीय छात्र संसद एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिससे शिक्षित और उत्साही युवा लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित करने में योगदान दे सके। इस तरह लोकतंत्र को विस्तृत करने, उसे गहराने और उसमें सबको भागीदार बनाने की दिशा में ये कोशिश काबिले तारीफ है। सत्ता या शासन में पद हासिल करना और सरकारी पद का इस्तेमाल करना ही सिर्फ राजनीति नहीं है। राजनीति वो जरिया है जिससे जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। राजनीति वो मिशन है जिसकी सोच में लोगों की भलाई शामिल होनी चाहिए। अगर आप भी राजनीति के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो भूल जाइए कि आप सिर्फ एक बड़ी पार्टी से जुड़कर ही एक बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ सेवा भावना और सकारात्मक सोच ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। भारतीय छात्र संसद के जुड़े इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।